माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल सेट फिजिक्स के लिए 2021 एग्जामिनेशन के लिए माय डियर, उसमें फिजिक्स के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे माय डियर। हालांकि मैंने कल कोशिश किया था और सिर्फ 6 क्वेश्चन ही हो पाया था माय डियर। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो रोकना पड़ गया था। आज हम लोग माय डियर 6 क्वेश्चन के आगे हम लोग यानी कि 7वें क्वेश्चन से हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। 6 क्वेश्चन जो है 1 to 6 क्वेश्चन जो है माय डियर हम लोगों ने कल लास्ट वाली क्लास में कल कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से करने जा रहे हैं माय डियर। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज का, और जो मॉडल सेट है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या कहता है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है? द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डिपेंड्स अपॉन, किस बात पर डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस माय डियर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखिए, अगर बात की जाए तो मास, अगर 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 आप फैक्ट एक्चुअली में देखा जाए माय डियर, प्रैक्टिकल देखा जाए तो चीजें सारी पे डिपेंडेंसी होती है, लेकिन जो अगर बेसिक सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की अगर बात करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा होता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर माय डियर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी वायर का किस पर डिपेंड करेगा कि मटेरियल, वो पदार्थ जो आपने कौन सी लिया हुआ है उस पदार्थ की प्रकृति कैसी है, मतलब वो कौन सा पदार्थ है, एक तरह से एल्युमिनियम है कि आपका तांबा है, ये कौन सा पदार्थ है, उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आंसर नंबर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होने वाला है माय डियर। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। किरचॉफ्स के बिंदु नियम में निम्नलिखित से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? यानी कि आपसे बताना है कि किरचॉफ्स का जो पॉइंट रूल होता है उसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट कंजर्व रहेगी माय डियर। तो पॉइंट रूल या बिंदु रूल आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में किरचॉफ्स का कौन सा रूल है? जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स ने दो नियम दिए हुए हैं, एक जंक्शन लॉ दिया हुआ है और एक लूप लॉ दिया है। तो जंक्शन लॉ को ही पॉइंट रूल कहा जाता है। तो जंक्शन लॉ में हमेशा आप सभी को पता है कि आवेश यानी कि चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है माय डियर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 का आंसर हो जाएगा बी माय डियर। आवेश संरक्षित रहता है, चार्ज संरक्षित रहता है। 9वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से मूव करता है माय डियर? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी, एक्सेलरेटेड अवमंदित। आप सभी को मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ था माय डियर कि जैसे इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड में मूव करना शुरू करता है, रास्ते में पॉजिटिव आयंस जो फिक्स होते हैं उसके साथ कोलाइड होता है, टकराता है। जब इलेक्ट्रॉन चलता है किसी कंडक्टर के अंदर तो माय डियर उसके पॉजिटिव आयंस जो फिक्स होते हैं उसके साथ उनका कोलिजन होता है, टक्कर होता है, और टक्कर होने के कारण उनका स्पीड घटता चला जाता है, कम होता चला जाता है। इसलिए इस स्पीड को हम लोग बोलते हैं अवमंदित, डी एक्सेलरेटेड। तो इसका करंट आंसर क्या होगा माय डियर? ऑप्शन नंबर डी, अवमंदित हो जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा की शक्ति क्या होती है? पावर। बहुत सिंपल फॉर्मूला है माय डियर, क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर होता है। आई स्क्वायर आर होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, और वी इंटू आई। तीन फॉर्मूले पावर के हैं, चाहे वी इंटू आई कह लीजिए, चाहे वी स्क्वायर बाई आर कर लीजिए, या आई स्क्वायर इंटू आर कह लेंगे। इसका आंसर था सी माय डियर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है माय डियर, कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने पर बल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कौन सा बल हमें लगता है किसके ऊपर? एक आवेश के ऊपर जब वो गतिशील होता है, चलता है। जब एक चार्ज मूव करेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर माय डियर, तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है माय डियर? लॉरेंज फोर्स लगता है। क्लास में पढ़ा रखा है आपको लॉरेंज फोर्स, F इजकल टू क्यू बी साइन थीटा, या F इजकल टू क्यू इंटू बी क्रॉस बी माय डियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का करेक्ट आंसर होने वाला है माय डियर ऑप्शन नंबर बी, F इजकल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू भी साइन थीटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का। सबको पता है क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट? वेबर हो जाएगा।
टेस्ला जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे माय डियर कि जो टेस्ला होगा, ये टेस्ला ये मैग्नेटिक फील्ड का आपका यूनिट होता है एम्पियर करंट का होता है। और फैराड आप सभी को पता है ऑलरेडी यूनिट होता है कैपेसिटी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग माय डियर, क्या क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक। माय डियर, सिर्फ प्रतिरोध यानी ओनली रेजिस्टेंस का मतलब कौन सा सर्किट? बोला सर आर सर्किट। तो आर सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? बोला सर आर सर्किट में करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं, और जब करंट वोल्टेज साथ साथ चलेंगे आर सर्किट में तो उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, यानी कि फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू होती है 0। और पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है कॉस फाई। तो फाई अगर 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर आर सर्किट का 1 होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान IRMS वैल्यू पूछी जा रही है अल्टरनेटिंग करंट की। तो आपको बहुत आसानी से रिलेशन मैंने लिखा रखा है माय डियर कि IRMS इजकल टू होता है माय डियर I0 अपॉन रूट अंडर 2 माय डियर। तो बोला ऐसा ऑप्शन कहाँ दे रखा है कि IRMS इजकल टू I0 अपॉन रूट 2 है माय डियर। तो I0 जो होता है हमारा पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिए, पीक करंट अपॉन रूट 2। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शिखर धारा का मान अपॉन रूट 2। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होने वाला है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक चुंबक की चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई में कौन सा संबंध। ये क्वेश्चन माय डियर पहले भी आपको ऑब्जेक्टिव क्लास में मैंने करवा रखा होता है कि जो मैग्नेटिक लंबाई होती है वो दोनों नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की लेंथ होती है, और नॉर्थ और साउथ पोल चुंबक के पहले स्थित होते हैं, इसलिए चुंबकीय लंबाई हमेशा कम होगी किससे? ज्यामितीय लंबाई से। मैग्नेटिक लेंथ जो होता है, चुंबकीय जो लंबाई होती है मैग्नेटिक लेंथ माय डियर, वो मैग्नेटिक लेंथ यानी कि चुंबकीय लंबाई हमेशा कम होगी ज्यामितीय लंबाई से। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा बन रहा है माय डियर? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए माय डियर। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए बन जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो आपका ज्योग्राफिकल लाइन है ज्यामितीय लंबाई है माय डियर, ज्यामितीय लंबाई क्या है? Lg इजकल टू 6/5 इंटू LM, यानी कि मैग्नेटिक लेंथ का ज्यादा गुना 1.2 टाइम्स है। तो 1.2 टाइम्स है मैग्नेटिक लेंथ का, मैग्नेटिक लेंथ से बड़ी है ज्यामितीय लंबाई। तो बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम उल्टा भी कह सकते हैं कि चुंबकीय लंबाई छोटी होती है ज्यामितीय लंबाई से, या ज्यामितीय लंबाई बड़ी होती है चुंबकीय लंबाई से। तो इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से हम अपना करेक्ट आंसर देंगे। तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और डेल्टा अगर डीप एंगल है माय डियर, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सा सही है? ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है माय डियर। तो आप सभी को मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन पढ़ा रखा था। मैग्नेटिक मेरिडियन में आप सभी के लिए मैंने एक फोटो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ था। इस तरीके का कोई डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें ये मैंने बताया था कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है पृथ्वी का B, ये एंगल होता है डेल्टा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और नीचे वाला वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल टू होता है B cos डेल्टा। कंपोनेंट तोड़ देंगे, ये B है तो B का कंपोनेंट डेल्टा के साथ बनाइएगा हॉरिजॉन्टल में, तो B cos डेल्टा, और वर्टिकल में अगर बनाइएगा तो B साइन डेल्टा होता है माय डियर, B साइन डेल्टा होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड B, तो B इक्वल टू H अपॉन cos डेल्टा हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन दे रखा है? ऐसा ऑप्शन देखिए BH अपॉन cos डेल्टा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा माय डियर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला
है माय डियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होगी? चुंबकन तीव्रता, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि I इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया होता है। क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया। और पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर माय डियर। और एरिया का क्या होता है? बोला सर मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा ये, तो एम्पियर पर मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा माय डियर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का, चुंबकन तीव्रता का SI मात्रक क्या होगा? एम्पियर प्रति मीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, चुंबकीय यामोत्तर है मैग्नेटिक मेरिडियन। बोला सर एक वर्टिकल प्लेन होता है मैग्नेटिक एक्सिस के, तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर तल। ऑप्शन आंसर डी हो जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, सामान्य संयोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब फार पॉइंट के केस में, देखिए माइक्रोस्कोप जब मैंने आपको पढ़ाया था और टेलीस्कोप, तो उसमें आपने दो केस पढ़े थे हमेशा, एक नियर पॉइंट के लिए और एक फार पॉइंट के लिए। तो फार पॉइंट के लिए हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट, उसी को हम लोग फार पॉइंट को नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, सामान्य संयोजन बोलते हैं। और अगर हम बात करेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए सरल आवर्धन क्षमता, तो बिल्कुल अगर फार पॉइंट की बात की जाएगी तो D/F हो जाएगा। और अगर यहीं पे नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात ना करके, फार पॉइंट की ना बात करके, अगर नजदीक बिंदु की बात करता, नियर पॉइंट की बात करता, तब हमारा आंसर क्या होता माय डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाता। लेकिन ये चूंकि दूर वाली पॉइंट है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, फार पॉइंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? बी हो जाएगा, D/F हो जाएगा माय डियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कहता है? सामान्य आंख लेंस की फोकस दूरी होती है। फोकल लेंथ हमसे पूछा जा रहा है माय डियर, किसका? नॉर्मल आई का माय डियर। तो जो सामान्य आंख जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, उस आंख की जो फोकस दूरी होती है माय डियर, फोकल लेंथ जो होता है, वो लगभग 2 सेंटीमीटर से लेकर के माय डियर और 2.5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। जो नॉर्मल आंख होती है उसका जो रेंज होता है 2 सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर के बीच में होता है फोकस दूरी नॉर्मल आइज का। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे कि ऑप्शन हमारा बी में देखेंगे 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माय डियर? बी हो जाने वाला है, क्योंकि दूसरा आंसर तो हमारा बिल्कुल कोई मैचिंग ही नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का? बी होने वाला है माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हीरा का क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड हमसे पूछी जा रहा है। तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल हमको लगभग 24.4 होता है माय डियर। कितना होता है? तो 24.4 होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाने वाला है माय डियर क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस कितना होगा? कैसा होगा? तो बोलता है माय डियर, दो लेंस हैं, एक लेंस ऐसे है उत्तल और एक और उत्तल लेंस है, दोनों को चिपका दिया, तो इनका समतुल्य कैसा होगा? बोला बिल्कुल सर समतुल्य भी वैसा ही होगा। समतुल्य का मतलब इन दोनों को हटा करके एक तीसरा लेंस लगा दीजिए। जो कहाँ पर लगा सकते हैं? यहाँ पे लगा सकते हैं माय डियर, बिल्कुल यहाँ लगा सकते हैं। इन दोनों को हटाइए और इस वाले पॉइंट पे एक तीसरा लेंस लगा दिए, तो वो भी कैसा होगा? उत्तल ही होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या होना चाहिए माय डियर? वो भी कॉन्वेक्स होना चाहिए। क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस हमारा हो जाएगा, उत्तल लेंस ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 कहता है ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल किस पे है? बहुत आसान क्वेश्चन, सबको पता है, TIR पे फिनोमेना पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। इसका एप्लीकेशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। क्वेश्चन नंबर 24 में सामान्य आंख के लिए स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? लीस्ट डिस्टेंस कितना होता है नॉर्मल आई के लिए? 10वीं में आप पढ़ के आए हैं बहुत आसानी से माय डियर, और आपको पहले से याद भी है कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ द लाइट इज करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो माय डियर? रेनबो के लिए कौन सी फिनोमेना करेक्ट है? तो यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ माय डियर कि रेनबो के लिए प्रकाश का स्कैटरिंग भी होता है, यानी प्रकीर्णन भी होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन भी होता है, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR की घटना भी होती है माय डियर इंद्रधनुष बनने के लिए। तीनों घटनाएं एक साथ होती है इंद्रधनुष के लिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन भी होता है, और लाइट की स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन भी होता है। लेकिन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हम किसको मानेंगे? ये हमारा, क्योंकि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये तो होगा नहीं, बी और डी, पहले ऑप्शन कट गया। ए और सी ये दोनों घटनाएं होती हैं, पर इन दोनों घटनाओं में इंपॉर्टेंट कौन है? वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाने वाला है हमारा करेक्ट आंसर 25 का माय डियर। बढ़ते हैं माय डियर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 कहता है किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा? तो अगर इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर फॉर व्हिच कलर ऑफ लाइट, किस रंग के लिए प्रकाश का आपको पूछा जा रहा है कि अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक अधिक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तब दे पाएंगे माय डियर जब आपको ये फॉर्मूला पता हो कि म्यू इज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेम्डा के माय डियर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका म्यू, अपवर्तनांक जो म्यू है माय डियर, ये जो म्यू है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, यानी कि अपवर्तनांक का मान ज्यादा, यानी कि अपवर्तनांक अगर ये ज्यादा चाहिए तो वेवलेंथ को सबसे कम रखना पड़ेगा, उल्टा होता है। तो अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो वेवलेंथ को कम, तो कौन सी रंग का वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य कम होता है माय डियर? बिल्कुल किसका कम होगा माय डियर? वायलेट का, बैंगनी का, बैंगनिया पिनला विब्जियोर आप पढ़ते हैं उसमें वायलेट का सबसे कम होता है तरंग दैर्ध्य, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है माय डियर, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, तो उसके लिए अपवर्तनांक जो होगा वो सबसे कम होता है, और वायलेट बैंगनी के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है माय डियर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा बैंगनी, वायलेट करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर की वैल्यू क्या होती है? पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है पाथ डिफरेंस P = 2n+1 λ/2। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही डिस्ट्रक्टिव के जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता, रचनात्मक व्यतिकरण होता, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता। लेकिन माय डियर यहाँ डिस्ट्रक्टिव है, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n+1 λ/2 माय डियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 28 की ओर माय डियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है 28 नंबर। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को कौन प्रदर्शित करता है? व्हिच ऑफ द फिनोमेना कन्फर्म ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट? बिल्कुल माय डियर, ये ट्रांसवर्स नेचर कौन प्रदर्शित करता है? बोला सर पोलराइजेशन, ध्रुवण की जो घटना है, ये ध्रुवण की घटना बताती है कि प्रकाश का पोलराइजेशन, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है माय डियर। लाइट का ट्रांसवर्स नेचर कौन शो करता है? ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन। बिल्कुल माय डियर। बढ़ते हैं अगले 29 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर। अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ जाना, बहुत आसान क्वेश्चन माय डियर, बहुत कॉमन क्वेश्चन। डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन ये आप पढ़ते हैं कि लाइट बेंड कर जाती है किसी ऑब्स्टिकल के साथ कोलाइड करके, पर इसके साथ कंडीशन है माय डियर डिफ्रैक्शन के साथ कि जो ऑब्स्टिकल है, जो अवरोधक है, उस अवरोधक का माय डियर, अवरोधक का जो आकार होना चाहिए, अवरोधक का जो आकार होना चाहिए वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के लगभग बराबर का होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी डिफ्रैक्शन की घटना मानी जाती है, होती है। तो प्रकाश
का घट प्रकाश किसी कोने से, किसी ऑब्स्टिकल से, किसी अवरोधक से टकरा करके मुड़ जाता है अपने पथ से। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का? बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। 30 कहता है कि चांदी का कार्यफलन क्या होता है माय डियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी आपसे पूछा ही नहीं जाने वाला है एग्जाम में कि किसी मेटल का बता दीजिए वर्क फंक्शन क्या होता है। ये कोई याद रखने वाली चीज नहीं है, इसे हम लोग एग्जाम में आने वाली की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होता है 4 पॉइंट। देखिए एक्चुअली में जो चांदी होता है, इस चांदी का जो वर्क फंक्शन है वो वैरी करता है 4.2 से लेकर के 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ये वैरी करता है। चांदी में ही अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर की वजह से और उसकी जगह आइसोटॉप्स की वजह से 4.2 से 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वैरी करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अपना करेक्ट आंसर देंगे। ऑप्शन हमारा 4.7 है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। 31 कहता है प्लैंक की कांस्टेंट की वैल्यू माय डियर। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन में आप सभी को एनर्जी पढ़ाया था, E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, ये एक फोटोन की एनर्जी होती है। ये किसने दिया? प्लैंक ने दिया। और उसी प्लैंक के नाम पे प्लैंक कांस्टेंट रखा गया। वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 31 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 देखिए क्या क्वेश्चन कहता है कि फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। डायनेमिक मास ऑफ फोटोन है माय डियर। मास पूछा जा रहा है किसका? फोटोन का। बोला ये सर ऑप्शन कैसे हम सेट कर पाए? तो बोला सर क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हम लोग बहुत आसानी से जवाब दे देते इसका। E इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एच सी अपॉन लेमडा, ये पढ़ा हुआ है। बोला बिल्कुल सर ये पढ़ा हुआ है एनर्जी के लिए। इसके अलावा हमने आपको डी ब्रोगली इक्वेशन में भी बता रखी थी कि अगर हम बात करेंगे लेमडा की, तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन क्या होता है? एम इंटू भी होता है या एम इंटू सी होता है माय डियर। तो यहां से इस वाले फॉर्मूले से हमारा काम नहीं चलेगा। E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा से, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम से, इससे हमारा काम चलेगा। एम को अगर आप यहां लेके जाएंगे तो एल लेमडा क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो एच अपॉन क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू सी हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एम इक्वल टू एच अपॉन लेमडा सी लिखा हुआ है? बोला सर ऐसा एच अपॉन लेमडा सी ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ध्यान से देखेंगे एक बार, आप देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए एच अपॉन सी लेमडा लिखा हुआ है। बिल्कुल माय डियर, हम लोग बिल्कुल इसका जवाब दे सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लेमडा अपॉन एच बाई एम इंटू सी। तो एम लेमडा के पास चला जाएगा जगह पे और लेमडा एम के जगह पे लेके आ जाएंगे। तो एम इक्वल टू लेमडा सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा 32 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। Which of the following series in ultraviolet region? पराबैंगनी में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी के अंदर आती है माय डियर? बिल्कुल, जब मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया था क्लास में, तब भी मैंने वहां पर ये क्वेश्चन आपको वहां पे लिखा दिया था कि कहाँ पे कौन सी सीरीज होती है। लाइमन में आती है अल्ट्रावायलेट माय डियर। लाइमन में क्या आती है? लाइमन में आती है अल्ट्रावायलेट माय डियर। बामर में क्या आती है? विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश आती है। किसमें? बामर में माय डियर। और पास्टन और ब्रैकेट, इन दोनों में, पास्टन और ब्रैकेट दोनों में क्या आती है? इंफ्रारेड और रक्त किरणें आती हैं। इंफ्रारेड आती हैं और रक्त किरणें आती हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें कहा जा रहा है कि कौन सा पाराबैंगनी किरणें हैं। पाराबैंगनी किरणें किस में आएंगी माय डियर? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइमन सीरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइमन सीरीज हो जाने वाला है माय डियर। बढ़ते हैं माय डियर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 34 क्वेश्चन कहता है कि रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन सी घटना उपयुक्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी? देखिए अगर रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे माय डियर हम लोग, तो उसमें रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्राकृतिक घटना है। ये नेचुरल तरीके से हमेशा होता रहता है। और स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? लगातार।
प्राकृतिक रूप से लगातार होता है। रेडियो एक्टिविटी की खासियत ये होती है कि हम और आप कभी भी इस घटना को रोक नहीं सकते हैं हमारे यार। ये अपने आप से होगी और तब तक होती रहेगी जब तक कि कोई स्टेबल एटम स्टेबल न्यूक्लियस का निर्माण नहीं हो जाता है हमारे यार। तो रेडियो एक्टिविटी में नाभिक जो है टूटता है, और इसके लिए न्यूक्लियस कैसे टूटता है, किस तरीके से टूट रहा होता है, इसका रूल भी है माय डियर, जिसको हम लोग रदरफोर्ड एंड शुड्डी लॉ पढ़ते हैं माय डियर। तो इसका मतलब है कि हमसे क्वेश्चन में पढ़ रहा है कि कौन उपयुक्त नहीं है, नॉट सुटेबल, नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल नहीं है माय डियर। तो बी और डी तो करेक्ट है माय डियर, ये तो अप्लाई होगा ही होगा, क्योंकि प्राकृतिक भी है और स्पॉन्टेनियस यानी कि लगातार भी होगा। और ये कैसा घटना है, न्यूक्लियर, नाभिक टूटता है। तो इसका मतलब ए भी हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि कौन अप्लीकेबल नहीं है, तो कौन अप्लीकेबल नहीं होगा माय डियर, ऑप्शन नंबर सी होगा माय डियर। एटॉमिक फेनोमेना, परमाणविक घटना ये नहीं होती है, ये न्यूक्लियर फेनोमेना होती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, और आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन माय डियर 35। बाकी के 35 क्वेश्चन माय डियर हम लोग कल वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आए हुए हैं 35 मॉडल सेट में। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर कहता है कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन कौन है। देखिए माय डियर, बहुत आसान क्वेश्चन, मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो आप सभी को पहले ही पता होना चाहिए कि सर गामा जो रे होती है, वो गामा किरणें जो होती है ये चार्जलेस होती हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। जब चार्ज होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाएगा, बोला ये तो होने से रहा, ये हमारा एक्यूरेट आंसर होगा ही नहीं। दूसरा, अगर अल्फा किरणों की बात की जाए तो अल्फा जो किरणें होती हैं वो हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम प्लस प्लस होता है, कौन, अल्फा किरणें माय डियर। तो ये प्लस प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अल्फा रे तो होगा ही नहीं, तो कौन सा होगा, बीटा किरणें। बीटा किरणें कैसे होती हैं, निगेटिव, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होती है माय डियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का आज का आखिरी क्वेश्चन 35 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, कौन है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा बी, बीटा रेज माय डियर। मिलते हैं कल की वीडियो में जिसमें हम लोग आगे के 35 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे।